बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज डन। हमने इनका जनरल प्रोसीजर देखा था, इसका एपरेटस देखा था और रिएक्शन देखे थे जो कि होते हैं हमारे पास एनोड और कैथोड के ऊपर। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, उनका क्या रोल होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी वो थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्रोमियम और जिंक के। आज के लेक्चर जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। टिन के अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंटल फॉर्म में हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं या इसको डोनेट करते हैं वो हम करते हैं SN से। ठीक है, S और N से, क्योंकि जब हम इसको इनके नाम सीख रहे होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इनके नाम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स के डिफरेंट होते हैं। जैसे जो हमारे पास Fe होता है आयरन, इसको हम आयरन बोलते हैं, लेकिन इसका जो होता है वो असल नाम फेरिक होता है। ठीक है, इसी तरह जो टिन होता है इसको हम कहते हैं स्टेनस। ठीक है, या स्टेनिक, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी के ऊपर, स्टेनस या स्टेनस। जैसे फेरस और फेरिक पढ़ते हैं इस तरह इसका रोल भी सेम ही होता है, इसको भी ऐसे पढ़ा जाता है। तो टिन का जो सिंबल होता है वो होता है SN। आपकी बुक के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट दी हुई है, तो इतना तो शॉर्ट हम नहीं अब तैयार कर सकते हैं। वो तो बहुत टू द पॉइंट लिखी हुई है कि बस आप लोग इस तरह करो, जनरल प्रोसीजर। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आज एक अलग से वीडियो इसलिए बनाई है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, हालांकि वो बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करना है आज आपको कि किस तरह हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन कर सकते हैं, किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जनरल जो अपरेटस होता है टिन के अंदर वो क्या क्या होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन के अंदर हमारे पास जाहिर बात है एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये सब चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर। ठीक है, अब जो एनोड है वो किससे बना होगा? एनोड बच्चों उस रिस्पेक्टिव मेटल से बना होगा जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, और इस केस में हमारे पास है स्टील। हमने स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। और कैथोड जो होगा ना बच्चों वो बना होगा टिन से रिलेटेड, या तो टिन का या उससे रिलेटेड अलॉयज का। जैसे टिन प्लेट हो सकती है, उसके अलावा टिन या फिर लेड अलॉय हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें ना बच्चों, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो है H2SO4। इससे कंफ्यूज नहीं होना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से और इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो कंडक्ट करता है किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या रोल होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, मैं ES लिख रही हूं, वो आपको आयंस देता है आफ्टर गेटिंग चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो वो स्प्लिट हो जाता है आयंस के अंदर, तो आपको आयंस देता है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया H2SO4, कैथोड हो गया टिन प्लेट, टिन लेड अलॉय, कुछ भी आप ये ले सकते हो, एनोड हो गया हमारे पास स्टील। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास आता है स्टेनस सल्फेट, इसको पढ़ते हैं SnSO4। ठीक है, मैं यहां पर लिख रही हूं, या कि बुक में बच्चों नहीं लिखा, मैं बार बार कह रही हूं, आप इसका एक अलग से नोट बना लो, नोट्स बना के रख लो इनको अपने पास, और इसको इस तरह फिर याद कर लो कि क्या क्या हमारे पास जनरल स्टेप्स हैं और हमारे पास कौन कौन सी चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। इसका नाम है स्टेनस सल्फेट। ये हमारे पास बच्चों क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसने आयनाइज होना है और हमारे पास आयंस देने हैं। तो एनोड क्या हुआ? स्टील प्लेट, कैथोड क्या हुआ? टिन लेड अलॉय या टिन प्लेट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ हमारे पास? H2SO4। ये हमारे पास जनरल जो है हमारे पास एपरेटस सेटअप हो चुका है कि हमने ये चीजें हमें चाहिए किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन के लिए। अगर हम इसका एपरेटस सेटअप करें कि किस तरह हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे अपना इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसका?
स्टेनस सल्फेट का, SnSO4 का, बल्कि इसको हम बाहर ही लिखते हैं ताकि अंदर हमारे पास जो कैथोड और एनोड है वो आसानी से आ जाए। ये सोल्यूशन किसका है? स्टेनस सल्फेट का। अब आपको पता है जब स्टेनस सल्फेट का सोल्यूशन प्रेजेंट तो इसके अंदर आपके पास वाटर भी होगा। ऑब्वियसली सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो वाटर तो होना जरूरी है, और साथ साथ हमारे पास इसके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होंगे एनोड और कैथोड। कैथोड किस चीज का होगा हमारे पास? स्टील का, जबकि एनोड जो होगा वो हमारे पास कोई भी टिन प्लेट हो सकती है, टिन लेड अलॉयड, एनीथिंग यू वांट टू लाइट। अब ये दोनों चीजें हमारे पास कनेक्टेड हैं किससे? एक बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एनोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू कैथोड। ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि हमने एस्टेब्लिश किया किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन के लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जनरल जो होता है वो रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड करता है। तो देखो बच्चों, जैसे ही आपने यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो सारी बात है जो आयंस थे वो स्प्लिट अप हो चुके हैं। आयंस स्प्लिट अप हुए हैं तो एनोड के ऊपर क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव अप किए हैं किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जब किए हैं वहां जाके वो रिड्यूस हुए हैं और हमारे पास जो टिन है वो वहां जाकर डिपॉजिट हो चुका है। मैं रिएक्शन देखूंगी तब आपको समझ आएगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम रिएक्शन देखते हैं एनोड और कैथोड के ऊपर जो हो रहे हैं। तो अगर हम एनोड की बात करें तो बच्चों एनोड के ऊपर रिएक्शन होता है Sn गोज टू Sn2 प्लस प्लस 2e माइनस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है? कैथोड के ऊपर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सेप्ट हो जाते हैं और ये हमारे पास एक टिन मेटल के अंदर हमारे पास ये फॉर्म हो जाता है। अब जो यहाँ पर बेसिकली चीज समझने की है ना वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करें? कल के रिएक्शन में भी हमने यूज किया था, मैंने आपको बताया था कि हमने कल के रिएक्शन में भी यूज किया था सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करा था 25%। ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करा था, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा था और जो रिएक्शन था मींस इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी वो स्पीड अप हो रही थी 2x की स्पीड पर। आज जो H2SO4 हमने यूज किया है ना उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि हम इसको और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसलिए मैं बच्चों आपको बार बार कहती हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो लाजमी देखा करो जब मैं कहती हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो होती हैं बच्चों आपस में लिंक्ड होती हैं। ठीक है, लिंक्ड होने का मतलब यही है कि मैंने एक पार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात उस टॉपिक से रिलेटेड बताई है और सेकंड पार्ट के अंदर उससे रिलेटेड कोई बात बताई है। तो आप कोई लेक्चर या कोई वीडियो स्किप मत किया करो और एक सीक्वेंस में देखा करो। अच्छा, H2SO4 तो हमने यूज कर लिया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्टेनस सल्फेट है हमारे पास वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सोल्यूशन उसने तो आयनाइज होना ही है। ठीक है, अब यहां देखो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे हमारे पास वहां पर। ठीक है, अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आयनाइज होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी आयनाइज होगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव के अंदर। अब जो H पॉजिटिव आए हैं ना वाटर के, ये क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे कि ये कैथोड की तरफ जाएं। ठीक है, वहां जाके रिड्यूस हो सकें। जब ये वहां जाके रिड्यूस होंगे तो क्या होगा बच्चों? जाहिर बात है जब वहां जाके रिड्यूस होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से वहां पर ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे टिन की प्लेटिंग की वजह से। टिन की प्लेटिंग को ये रोकेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक बैरियर क्रिएट करेंगे। तो जो यहां पर H+ निकले हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से, ये क्या करते हैं? ये जो हाइड्रोजन जहां पर जाता है कैथोड के पास, इसको रोक देते हैं। ये कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये इनको एक्सेप्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे पास लिबरेट हो जाती है रिएक्शन से और कैथोड के ऊपर ही जाने से रुक जाते हैं। ये पर्पस है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इस स्पेसिफिक जो सब्सटेंस को हम यूज कर रहे हैं, हम तो यहाँ कह रहे हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन केमिस्ट्री में इसका एक स्पेसिफिक नाम है जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो यूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, और उसको कहा जाता है डीपोलराइजर। बच्चों डीपोलराइजर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम सोल्यूशन में डालते हैं, किस चीज के लिए? ताकि वो अनडिजायरेबल रिएक्शंस को रोके, प्रिवेंट करने के लिए। अनडिजायरेबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो कि हमें चाहिए नहीं होते, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं होता, वो या तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर को खराब कर रहे होते हैं या उसके अंदर कोई इंटरप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डीपोलराइजर की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? अ सब्सटेंस दैट इज एडिड to a solution to prevent undesirable reactions are called depolarizers। और एग्जाम्पल कौन सी है? H2SO4।
आपको अगर राइटिंग की समझ नहीं आई है तो मैं जो बोला है उसको आप लोग अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। तो डीपोलराइजर हमारे पास क्या हुए, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे पास प्रिवेंट करते हैं अनडिजायरेबल रिएक्शन जो कि हमारे पास हो रहे होते हैं एक सोल्यूशन के अंदर। एग्जांपल है H2SO4। ये हमारे पास थी जनरल मैकेनिज्म जो कि हमने स्टडी कर ली है किस चीज़ के बारे में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हो रही है। अब मैं आपको कुछ इसके टिप्स बताऊंगी, ऐसे टिप्स जो कि आपकी बुक पे जाहिर बात है नहीं मेंशन किए हुए, आपकी बुक पे बहुत कौन सा देखा हुआ है। बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ अपनी बुक के साथ बाउंड मत रहें, इर्द गिर्द से जो भी नॉलेज मिलता है उसको भी गेन करने की कोशिश करें। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि क्या इस नेक्स्ट ईयर आपके कैसे बोर्ड के पेपर्स आएंगे, तो वो बता रहे थे कि अब ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आएंगे, ठीक है। अब रट्टे वाला सिस्टम नहीं होगा कि बस एक चीज़ याद कर ली उसी में से एमसीक्यूज उसी में सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हम बात करें ना बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की, तो इसके जो टेम्परेचर होता है ना वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टिन जो होता है हमारे पास नो डाउट हमारे सरफेस को शाइनी भी करता है, ब्राइटनेस भी देता है। अब बच्चों जैसे ही हमारे पास टिन जो होता है ना जिसके ऊपर हमने सरफेस के ऊपर टिन की प्लेटिंग की होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है, वो एक्सपोज होती है हाई टेम्परेचर पर, तो जो कलर होता है ना हमारे पास वो डीकलराइज होना शुरू हो जाता है। डीकलराइज वो या तो ब्राउन के अंदर या फिर ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि जो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है हमारे पास वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, टिन जो होती है हमारे पास वो ज्यादा हमारे पास एडवांटेजेस कास्ट करती है या डिसएडवांटेजेस कास्ट करती है, तो बच्चों इसके एडवांटेजेस सबसे ज्यादा हैं, इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा लेस हैं। एक यही है जो मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर हो जाए हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये हमारे पास डीकलराइजेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस जो है ना हमारे पास वो सबसे ज़्यादा हैं जो हमने पीछे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले टेक्निक्स पढ़ ली हैं। सबसे पहली बात ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव, मीन्स कि ये हमें इतना महंगा नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत मतलब कि मॉडरेट इसकी रेंज होती है, आप इसको आसानी से ले सकते हो। जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया, ये दोनों हमारे पास जो है वो हमारे पास महंगे हैं मटेरियल्स, इनको हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते कि हम इनको यूज करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, या आप इसको लिख लो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा अच्छा लगेगा वर्ड के मतलब कि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी लगेगी, एग्जामिनर को शो होगा कि आपने वोकैबुलरी अच्छी यूज की है, तो आप कॉस्ट इफेक्टिव को प्रेफर करो, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, जो टिन होता है ना हमारे पास वो कंपेटेबल होता है किसके लिए, फॉर फूड आइटम्स। जो आयरन होता है बच्चों वो डायरेक्ट इंटैक्ट कर जाता है किसके साथ, हमारे बॉडी के साथ, ठीक है। वो हमें डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस भी काज कर सकता है आयरन को अगर आप ले रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आयरन कैंस होते हैं ना, हम जो टिन कैंस मैंने आपको बताया था, टिन कैंस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो टिन कैंस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है टिन की, वो हमारी जो हमारी हेल्थ होती है, डाइट होती है, उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, tin is usually electroplated on steel by placing the steel into a container containing a solution of tin salt, ठीक है। टिन का सॉल्ट ले लो आप। द स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्टिंग एज कैथोड, जाहिर बात है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। व्हाइल द अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल एक्ट्स एज एनोड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सर्किट टिन मेटल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन स्टील। ये हमारे पास जनरल प्रोसीजर होगा कि किस तरह हमारे पास जो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है हम करते हैं किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने आपको बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें बताई हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं जो कि आपकी बुक पे डेफिनेटली मेंशन नहीं है। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग इनको अच्छी तरह याद रखो और पेपर में भी लिख कर आओ, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।